ओके व्यूअर्स, ये हम लोगों का सेकंड वीडियो है चैप्टर 4 क्लास 8 साइंस का। पिछला वीडियो में मैंने तुम्हें ऑब्जेक्टिव पार्ट बताया था, यानी पार्ट सी तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग पार्ट डी को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पार्ट डी का। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, ऑल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं जहाँ पूछा गया है उस सिचुएशन में फोर्स का एजेंट यानी किसने फोर्स लगा रहा है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है उस फोर्स का। तो पहला A1 का पहला क्वेश्चन है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। हम जब दो उंगली के बीच लेमन को रख कर उसको दबाते हैं उसके रस निकालने के लिए, उस सिचुएशन में एजेंट ऑफ फोर्स कौन है और इफेक्ट क्या है। सी हियर आई हैव रिटन एजेंट है मस्क्यूलर फोर्स, क्योंकि हमने मसल का इस्तेमाल किया, ठीक है, अपनी फिंगर के मसल का इस्तेमाल किया, तो मस्क्यूलर फोर्स इज द एजेंट। और उसके इफेक्ट क्या हुआ, चेंज इन शेप, वो जो लेमन है उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, ए पर्सन डाइविंग इनटू ए स्विमिंग पूल। डाइवर्स यानी आदमी जो पानी के अंदर डाइव करके पानी के अंदर जाता है। तो डाइवर जब ऊपर से स्विमिंग पूल के ऊपर से छलांग लगाकर पानी में गिरता है, तो कौन सी एजेंट है जो उस पर बॉडी पे फोर्स लगाता है और उसके कारण इफेक्ट क्या होता है। तो एजेंट यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो नीचे गिर रहा है। और इफेक्ट क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। पहले वो ऊपर था, अब वो पानी के अंदर चला गया, तो पोजीशन चेंज हो गया। थर्ड है, ए लेबरर मूविंग ए लोडेड कार्ट। एक कुली एक ठेले को ले जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एजेंट क्या है, मस्कुलर फोर्स। उसने अपना मसल का इस्तेमाल किया, हाथों का इस्तेमाल किया, तो मस्कुलर फोर्स इज द एजेंट। और इफेक्ट क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन अगेन, ठेला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, ए कार कमिंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। चलते चलते गाड़ी की इंजन को बंद कर दी गई, तो गाड़ी क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होता हुआ एक समय रुक जाएगी। तो रुकी क्यों गाड़ी, जब इंजन को बंद कर दी गई तो अपने आप क्यों रुकी, तो फ्रिक्शन इज देयर। गाड़ी के चक्कों के साथ जमीन का फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर है एजेंट जो गाड़ी को रोक रही है। और पोजीशन इफेक्ट क्या हुआ, चेंज इन स्पीड। पहले स्पीड ज़्यादा था, अब गाड़ी रुक गई, यानी स्पीड धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद जीरो हो गया, तो ये हो गया चेंज इन पोजीशन। इसके बाद लास्ट है, एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर ए बार केप्ट एट ए सर्टेन हाइट। हाई जंप में क्या होता है, इस तरह का एक बार होता है जिसको थोड़ी ऊंचाई पे लगाई जाती है और एथलीट को आकर उसे जंप करके दूसरी तरफ छलांग लगाना पड़ता है। तो एथलीट जब जंप लगाने के लिए आएगा तो कौन सा फोर्स यूज़ करेगा, वंस अगेन मस्कुलर फोर्स। और जंप लगाकर जब उधर गिरेगा दूसरी तरफ, तो इफेक्ट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, फिर से है ना, जमीन पे था फिर उस तरफ चला जाएगा। तो दीज आर 5 क्वेश्चंस पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एन ऑब्जेक्ट experiences a net non-zero force. Is it possible for the object to move with a constant speed along a straight line? अगर किसी बॉडी पर नॉन जीरो फोर्स लगता है, नॉन जीरो का मतलब है अनबैलेंस्ड फोर्स, तो क्या ये पॉसिबल है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड में मूव करे। तो आंसर होगा यस, इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है।
फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नॉन जीरो फोर्स लगेगा तो ये पॉसिबल है। तीसरा क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में हमें डिफरेंस बताना है। तो बैलेंस्ड फोर्स का क्या है डेफिनेशन? बैलेंस्ड फोर्स आर सच फोर्सेज हुज रिजल्टेंट इफेक्ट ऑन ए बॉडी इज जीरो। यदि एक बॉडी पे कई फोर्सेस काम कर रही है लेकिन उन सब फोर्स का इफेक्ट बॉडी पे जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब उस फोर्स को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। वेयरएज अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेज आर द फोर्सेज हुज रिजल्टेंट इफेक्ट ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। है ना, एक बॉडी पे फोर्सेस काम कर रही है लेकिन उसका रिजल्टेंट इफेक्ट उस पर कुछ हो रहा है, चाहे बॉडी अपनी जगह से मूव करे या बॉडी मूविंग है तो डायरेक्शन चेंज करे, इस तरह का कोई उस पर चेंजेस हमें दिखे, तब वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड, हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, व्हाट हैपेंस टू इट्स स्पीड, उसका स्पीड क्या होगा ऊपर जब जाएगा? वेल इट इज गोइंग अप, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जब हम एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो एक खास दूरी तक पत्थर जाती है, उसके बाद क्या होता है? पत्थर फिर गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? क्योंकि जैसे ही बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना शुरू करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? बॉडी को नीचे की ओर खींचता है। इसलिए बॉडी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका स्पीड कम होता जा रहा है। क्यों कम होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रहा है, और फाइनली वो जीरो हो जाएगा। उसका आंसर हम लोगों ने क्या लिखा? व्हेन इट गोज अप, व्हेन इट गोज अप यानी जब बॉडी ऊपर जाएगा, इट्स स्पीड डिक्रीजेज, उसका स्पीड घटेगा, बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स इट डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उसको नीचे की ओर खींच रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए उसका स्पीड जो है कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साइड में एक फोटो में पैराशूट है। पैराशूट से हम लोग जानते हैं कि ऊपर से पैराग्लाइडिंग करते हुए आदमी ऊपर से पैराशूट के जरिए नीचे उतरता है। पैराशूट लगाकर जब आदमी छलांग मारते हैं किसी प्लेन से, किसी एयरक्राफ्ट से, किसी फाइटर प्लेन से, तो वो धीरे 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 नीचे आता है, एकाएक गिरता नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन है, नेम द फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाउनवर्ड मोशन। वो जो नीचे जा रहा है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इज इट कॉन्टैक्ट फोर्स और ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? और ये जो फोर्स लग रहा है ये कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है? अच्छा, वो नीचे गिर क्यों रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उस पर, तो इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण वो नीचे गिर रहा है। और ये कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट? इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि अर्थ नीचे है और नीचे से वो फोर्स लगा रहा है, ये नॉन कॉन्टैक्ट है। फिर इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? विल द मैन कम डाउन विथ सेम स्पीड विदाउट पैराशूट? एक्सप्लेन। कहता है कि अगर पैराशूट नहीं रहता, ऐसा ही ऊपर से वो छलांग लगाता, तो पैराशूट में वो जितना स्पीड में नीचे आ रहा है क्या उतना ही स्पीड में नीचे आता? द आंसर इज डेफिनेटली नो। अगर पैराशूट नहीं होता तो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आता और काफ़ी ज़ोरों से ज़मीन से टकराता। तो पैराशूट लगाने से वो नीचे धीरे धीरे क्यों आ रहा है? क्योंकि पैराशूट के साथ एयर का फ्रिक्शन हो रहा है। एयर पैराशूट को नीचे से ऊपर की ओर दबा रहा है, फोर्स कर रहा है, जिसके कारण पैराशूट धीरे 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 आ रही है, इसलिए वो आदमी आराम से नीचे आ पा रहा है। इसका आंसर में हम लोगों ने क्या लिखा? नो, विदाउट पैराशूट, अगर पैराशूट नहीं होता, ही विल फॉल फास्टर, वो तेजी से गिरता, बिकॉज ऑन पैराशूट एयर एक्सर्ट्स फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पैराशूट में एयर ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है, विच प्रिवेंट्स द मैन फ्रॉम फॉलिंग, जो आदमी को गिरने से रोक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाउ वुड द प्रेशर exerted by force on an area change if, किसी सतह पर, किसी सरफेस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं
वो कैसे चेंज होता है अगर पहला ए द एरिया इज डबल्ड कीपिंग द थ्रस्ट कांस्टेंट, एरिया को दुगुना कर दिए और थ्रस्ट यानी प्रेशर को फोर्स को उतना ही रखें। तो उस केस में क्या होगा, द प्रेशर बिकम्स हाफ, प्रेशर जो है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना कम होगा। अगर एरिया डबल कर दी जाए तो अभी जितना प्रेशर था उसका आधा हो जाएगा। बी में क्या है, द थ्रस्ट इज डबल, थ्रस्ट मतलब फोर्स, ऊपर लगाने वाली थ्रस्ट को फोर्स को डबल कर दी जाए, एरिया उतना ही रखा जाए, एरिया को चेंज नहीं किया, फोर्स को दुगुना कर दिया। तो फोर्स बढ़ने से प्रेशर बढ़ती है, तो फोर्स दुगुना होगा तो प्रेशर विल ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स, प्रेशर भी उस सतह पर डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हेन विल ए डाइवर एक्सपीरियंस ए ग्रेटर प्रेशर 100 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जस्टिफाई योर आंसर। पानी के नीचे एक डाइवर यानी गोताखोर जाता है तो वो 100 सेंटीमीटर नीचे जाने पर ज़्यादा प्रेशर फील करेगा या 200 सेंटीमीटर पे ज़्यादा प्रेशर फील करेगा। डेफिनेटली 200 मीटर पर ज़्यादा प्रेशर फील करेगा, क्योंकि लिक्विड में, पानी में हम जितनी गहराई पर जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर हम पर लगेगा। तो एट ए डेप्थ ऑफ 200 सेंटीमीटर ही विल एक्सपीरियंस ग्रेटर प्रेशर बिकॉज इन लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, प्रेशर डेप्थ के साथ साथ बढ़ता है। अब हम लोग आते हैं पार्ट ई पर। पार्ट ई पर पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फोर्स, इज इट नेसेसरी फॉर द टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर ए फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन देम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। पहले कह रहा है फोर्स क्या है, फिर पूछ रहा है कि फोर्स जब लगती है तब क्या जरूरी है कि दो बॉडी के बीच कांटेक्ट होना ही चाहिए, क्या बिना कांटेक्ट का फोर्स नहीं लग सकता। तो लेट अस सी हमारी आंसर क्या होगी। फोर्स इज ए पुल और पुश, फोर्स क्या है, फोर्स एक पुल या पुश है, विच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये पुल और पुश है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच आती है जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट यानी इंटरेक्शन होता है। सेकेंड पार्ट के आंसर हम लिखेंगे कि नो, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर ए फोर्स टू एग्जिस्ट। दो बॉडी के बीच फोर्स लगने के लिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी में कांटेक्ट हो। जैसे एग्जाम्पल दिए हम, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन आयरन नेल, है ना, आयरन नेल को मैग्नेट, कांटी को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, उसके लिए मैग्नेट को कांटी के नज़दीक ले जाना ही काफ़ी है, उससे सटाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों के बीच कॉन्टैक्ट हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का 3 इफेक्ट, कई इफेक्ट्स है तो यहाँ 3 इफेक्ट्स हमने दे दिया। चेंज इन पोजीशन, तुम और भी अलग इफेक्ट दे सकते हो, और भी इफेक्ट्स हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। थर्ड में क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई है और उसका कारण पूछा है कि ऐसा क्यों है। पहला, स्नो शूज आर मोर इफेक्टिव देन ऑर्डिनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन स्नो। बर्फों पे चलना हो तो स्नो पे चलने के लिए खास शू होती है, स्नो शू कहते हैं उसको, उसके नीचे स्पाइक लगी रहती है, नॉर्मल जूते की तरह नहीं है। तो वो पहनकर जब हम स्नो पर चढ़ेंगे तो स्नो पर वो स्पाइक जो है, कांटे, वो घुस जाएंगी और हम फिसलेंगे नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि स्नो शूज हैव स्पाइक्स बिलो इट, सो इट कॉजेज मोर फ्रिक्शन एंड मेक्स इट इजी टू वॉक। उसे पहनकर जब हम बर्फ पर चलेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, हम फिसलेंगे नहीं और आराम से हम चल सकते हैं। सेकंड है पॉटर्स। पॉटर्स मतलब जो लेबर होता है, कूली होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कूली जब माथे पर सामान रखता है तो एक छोटा सा गमछा या कपड़ा को गोल मोड़ कर पहले माथे पर रखता है, फिर उसके ऊपर
सामान रखता है। ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि अगर वो माथे पर डायरेक्ट सामान को रख दे तो माथे का हमारा शेप जो है वो गोल है, तो माथे के साथ उस बॉडी का जो लोड रखा है उसका कांटेक्ट कम होगा, जिसके कारण उसके माथे पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, उसको सामान ज़्यादा भारी लगेगी। लेकिन माथे पर अगर वो एक कपड़े को लपेट कर रख देता है तो कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा उस लोड के साथ, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने लिखा, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन हिज हेड एंड द लोड टू रिड्यूस प्रेशर। प्रेशर को कम करने के लिए उसने अपने माथे पर वो कपड़ा रखा ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए। फिर है, ए शार्प नाइफ कट्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मोर इफेक्टिवली देन ए ब्लंट नाइफ। तेज धार वाला चाकू हो, उससे हम आसानी से फ्रूट्स काट सकते हैं, लेकिन अगर धार कम हो जाए तो उस चाकू से, उस नाइफ से हम आसानी से फल को नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, कम फोर्स लगाकर हम ज़्यादा प्रेशर उस पर लगा सकते फ्रूट्स पर और आसानी से उसको काट सकते हैं। क्योंकि एरिया कम होगी, शार्प नाइफ होगा तो उसका एज पतला होगा किनारा, और कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट, माउंटेनर्स मे सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हायर ऑल्टीट्यूड। अक्सर माउंटेनर जो पहाड़ में चढ़ते हैं वो ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड में जाने के बाद उसकी नाक से ब्लीडिंग होती कभी कभी। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं सर्टेन हाइट के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू होता है, और जब काफ़ी कम हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाती है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस बन जाता है और हमारे अंदर की ब्लड जो है वो नाक से बाहर आना चाहता है या कभी कभी आने लगता है। तो वही हम लोग ने लिखा, एट हायर ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड ब्लड प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी बिकम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नियम है कि प्रेशर जैसे एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ लिक्विड की फ्लो होती है, तो ब्लड जो है हमारी बाहर आना चाहिए। नेक्स्ट है, एयरप्लेन्स यानी एरोप्लेन्स हैव प्रेशराइज्ड केबिन फॉर पैसेंजर्स सेफ्टी। एरोप्लेन के अंदर ऐसी खास केबिन होती है जो प्रेशराइज्ड केबिन कहा जाता है, यानी उस केबिन के अंदर आर्टिफिशियल एयर प्रेशर बनाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड में जब प्लेन उड़ेगी तो बिल्कुल माउंटेनर्स जैसा स्थिति वहाँ होने वाली है। एयर प्रेशर अगर कम हो जाए तो नोज ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन उसके आसपास अगर एक आर्टिफिशियल एयर प्रेशर बना दी जाए, केबिन में उस प्रेशर को क्रिएट की जाए, तो उस केबिन में बैठने से उसको अंदर की प्रेशर बाहर की प्रेशर फिर इक्वल हो जाएगी, अंदर की ब्लड प्रेशर और बाहर की प्रेशर, तो इससे उसकी नोज ब्लीडिंग होने की चांसेस कम हो जाएगी। फिर क्वेश्चन 4 में क्या है, इसमें एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है, एक रॉड ए है जो पतली सी रॉड है, एक रॉड बी है जो मोटी चौड़ी सी है। दोनों को अगर बालू पे रखा गया है, एक को ए एक को बी नाम दिया गया है ना, दोनों का वजन सेम है ना, लेंथ भी सेम है, लेकिन थिकनेस अलग अलग है। तो कौन जमीन पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा? तो नेचुरली है कि प्रेशर डिपेंड करती है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। तो जिस रॉड के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, कौन सा, ये हमारा जो है चौथा, रॉड बी विल सिंक। नहीं, कह रहा है कि बालू में कौन ज़्यादा घुसेगा, धंसेगा, तो जो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा वो धंसेगा। तो रॉड नहीं, कौन कम धंसेगा, ठीक है, आंसर क्वेश्चन है कौन सा रॉड बालू के अंदर कम धंसेगा, कम घुसेगा। तो जो कम प्रेशर डालेगा वो कम घुसेगा। रॉड बी ज़्यादा मोटा है तो उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, तो रॉड बी विल सिंक लेस बिकॉज इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, so it will exert less pressure on the sand। और 5th क्वेश्चन है, एक कंटेनर है जिसमें 3 होल बनाई गई
ABC बुक में दिया गया है, और इन तीनों में 3 होल बनाकर इसको बंद कर दी गई। उसके बाद इसमें पानी भर दिया गया और तीनों होल को एक साथ खोल दी गई। अब प्रश्न पूछा गया है, यस, व्हाट विल ऑब्जर्व व्हेन द टैप ऑन ऑल ऑफ देम पुल्ड अप, मतलब वो तीनों होल अगर खोल दी जाए। जस्टिफाई योर आंसर। तो नेचुरल सी बात है कि तीनों होल जब हम खोल देंगे तो पानी तीनों होल से निकलेगी, लेकिन तीनों होल की अलग अलग प्रेशर होगी। कौन सी प्रेशर, कौन सी होल से पानी सबसे फास्ट निकलेगा? डेफिनेटली ए से, यानी सबसे नीचे वाली होल से, क्योंकि वहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा है। और ऊपर, सबसे ऊपर वाली यानी सी से सबसे कम प्रेशर से पानी निकलेगी, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर हाइट के, मतलब जितना ऊपर जाएंगे हम उतना घटेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, वाटर विल कम विथ मैक्सिमम प्रेशर थ्रू होल ए एंड मिनिमम प्रेशर थ्रू बी, बिकॉज प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ। अब क्वेश्चन नंबर 6 बचता है। 6 में क्या है? फिर से एक बॉटल है, उसमें एक ही हाइट पर 2 डायरेक्शन में 2 होल की गई, ए और बी। फिर उसमें पानी भर दी गई और दोनों होल को एक साथ खोल दी गई। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने क्या देखेंगे हम? तो हम देखेंगे वाटर विल कम आउट थ्रू ईच होल विथ इक्वल प्रेशर। दोनों होल से ही इक्वल प्रेशर से पानी बाहर आएगी, क्योंकि दोनों होल को एक ही हाइट पे बनाई गई, यानी पानी के अंदर एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। बिकॉज इनसाइड लिक्विड प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जितना इधर वाली होल से प्रेशर लगाएगी उतना इधर वाली होल से प्रेशर लगाएगी। एंड द फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस इन ब्रीफ द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ ऑल्टीट्यूड, यानी हाइट बढ़ने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या चेंजेस आता है। डू चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉज ए चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या टेम्परेचर चेंज होने पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है? तो सीधा आंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले ही हमने बताया कि ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर, हाइट बढ़ने पर घटती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में, क्या टेम्परेचर बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है? यस, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा हवा गर्म होगी, वो हवा ऊपर चली जाएगी और वहाँ पर हवा की कमी हो जाएगी, इसलिए वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर 4 का सारा क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना। ओके व्यूअर्स, बाय।